Everyone, this is Sawa Rizvi this side, and today we are going to start the new topic of part of the chapter 2, constitutional design. And from this part, this is very useful for all the people, for the class 9 people also, and for the people who actually want to know politics, and for also to the people who are actually preparing for some kind of competitive examination, be it civil services or any. So now coming to this thing, why do we need a constitution? हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमने साउथ अफ्रीका का केस पढ़ा था पिछली बार, जो कि क्लास 9th के बच्चों के कोर्स में नहीं है, बट यहाँ से आपके कोर्स में स्टार्ट होता है क्लास 9th का। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है ना? तो अब साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा, हमने समझा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड क्या होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना? और ऑपरेसर एंड ऑपरेस जो थे दोनों लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों लोगों ने मिल के साथ रहने का डिसाइड कर लिया, जो बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात है, ये एक ट्रस्ट फैक्टर तो होता नहीं है, इंसान को डर तो लगा ही रहता है कि हमने इतना अत्याचार किया है, कहीं ये हमसे बदला ना ले लें, है ना? और ब्लैक्स को लगता था कि पता नहीं सुधर भी गए हैं कि ऐसे ये लोग अभी फ़िलहाल ऐड कर रहे हैं, बाद में कोई हरकत ना करें। तो एक ट्रस्ट इशू था, और दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने अपने डर थे। उनको अपना लगता था कि अपने इंटरेस्ट को हम कैसे बचाएंगे, जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो कैसे बचेंगी। ब्लैक मेजॉरिटी को ये लगता था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना? प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं है कि हम दबा के रखें माइनॉरिटी। ज़ाहिर है डेमोक्रेसी में भी मेजॉरिटी का ही रूल होता है, जो मेजॉरिटी वोट जिसको मिलते हैं वही रूल करता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि माइनॉरिटीज़ की जो विशेज़ हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उसको नज़रअंदाज किया जाए। और वो एक बहुत सब्सटैंशियल सोशल इकोनॉमिक राइट्स सबको मिलें, और वाइट माइनॉरिटी को भी था कि भाई हमारी प्रॉपर्टी और हमारी जो चीज़ें हैं उसका जो है पूरा ख्याल रखा जाए। तो बहुत डिस्कशंस, बहुत नेगोशिएशन के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ पे बात तय होती है। वाइट्स भी कहते हैं ठीक है चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल तो होगा ही होगा, और 1 पर्सन 1 वोट का भी बात पे वो तैयार हो गए। उन्होंने ये भी कहा ठीक है, बेसिक राइट्स गरीबों को दिए जाएंगे, वर्कर्स को दिए जाएंगे। ब्लैक ने भी कहा ठीक है, मेजॉरिटी रूल जो होगी वो कोई एब्सोल्यूट नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम डिस्पोटिक हो जाएंगे, हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो हम डिक्टेटरशिप वाला रूल अपना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ की कोई भी प्रॉपर्टी को छीनेगी, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये कॉम्प्रोमाइज़ आसान नहीं था। हमारे साथ कोई बहुत जुल्म करता है तो हम उसको उतनी इज्जत दे नहीं पाते, और जो जुल्म करता है अगर वो आपके नीचे दब भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये ख्याल रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमसे बदला ले लें। खैर, ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने किया, ये सारी बात है। लेकिन किसी को भी ऐसी सिचुएशन में जब ट्रस्ट की बात होती है ना, तो लिखित चीज़ों में ट्रस्ट, कोई बात होती है ना तो आप बोलते हो ना कि लिख के दो हमें। तो लिख के देने में क्या होता है, एक बात ये रहती है कि उसमें इस बात का ही भरोसा रहता है कि लिखी हुई बात है, बदल नहीं सकते कि आज तुम्हारा मन ये है, कल तुम्हारा मन है। तो यही हुआ कि भाई ऐसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डाउन कर देते हैं, कुछ रूल्स हम लिख देते हैं कि सबको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे रूलर्स को चूज़ किया जाएगा, कैसे हम रूलर्स कैसे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी उनके क्या पावर हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लोगों के क्या राइट्स होंगे, लोग क्या कर सकते हैं, और ऐसे रूल्स जो कि ये आसानी से बदले ना जा सके, जीतने वाला बहुत आसानी से बदले ना जा सके। इसलिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन लोगों ने सारे बेसिक रूल्स मिल बैठ के डिसाइड किया, और ये कहा कि ये रूल्स जो होंगे ये सुप्रीम होंगे, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट जो होगी उसको इग्नोर नहीं करेगी। यही सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो होते हैं कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो सवाल क्लास 9 का बनता है, और आमतौर पे यही बनता है, इस पर्टिकुलर पैरा से जो सवाल बनता है कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो द सेट ऑफ बेसिक रूल विच आर एक्चुअली फ्रेम फॉर अ कंट्री, टू रेगुलेट, आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी डेफिनेशन आपकी हो सकती है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका क्लास 9 के हिसाब से, वैसे भी कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ऐसा नहीं है खाली कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बना था। हर कंट्री में बहुत तरह तरह के डाइवर्स का मतलब बहुत अलग अलग मज़हब, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। उनका रिलेशनशिप हो सकता है साउथ अफ्रीकन की तरह बुरा ना हो, साथ में रह रहे हैं वो लोग, जैसे वाइट एंड ब्लैक्स का वहाँ पे था मामला, ऐसा नहीं है कि हर जगह वैसा रहे, लेकिन रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। जहाँ पे आपके 4 लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ ना कुछ कोई तो प्रॉब्लम होगी। सॉरी फॉर दिस कॉल, आई थिंक आई शुड जस्ट पुट इट इन एयरप्लेन मोड। ओके, तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स होते ही होते हैं। तो इसलिए उनको देखने के लिए उनके ओपिनियंस एंड उनके डिफरेंसेस जो होते हैं उसको, ताकि वो स्ट्रेटन आउट कर सके, कोई टेंशन ना होने पाए, सभी लोगों ने कोई ना कोई बेसिक रूल्स बनाया।
है ना। ये सिर्फ ये नहीं था कि वो रूल्स जो थे सब हर तरह की सरकार जो होती है, हर तरह की जगह की जो अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने अपने हालात, अपने अपने कंडीशन के हिसाब से सब ने अपना अपना बनाया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यहाँ पे सही डेफिनेशन तुम्हारी आ रही है क्लास 9, देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है सही, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ country, which is it is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen and also the relationship between the people and government। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो सवाल बनता है वो यही आता है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल इस पैरा से बनता है, ठीक है, कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बन जाता है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये सवाल यहाँ से बन जाएगा आपका। द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इस लाइन में देखो, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये आपका पूरा बन जाता है। ये आपका व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन होगा और इसका आंसर ये होगा। खैर, अब क्या है, अब आ सकता है व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है आपके लिए। ये सारे पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपके उसके पॉइंट्स हैं। ये भी एक अपने आप में सवाल आ सकता है, बड़ा सवाल आ सकता है ना। और बाकी लोगों के लिए समझने के लिए और आपके लिए स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये सवाल यहाँ से बनता है। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। आप जो क्लास 9 के बच्चे हैं वो आप ऊपर ही यहीं पे सवाल लिख लीजिए, इसी पे जैसे यहाँ पे आपका आता है ना, जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप इसी पे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है ना, वहीं पे लिख लीजिए व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन साइड में, और उसका आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, है ना। ये करके यहाँ पे सवाल लिख लीजिए और उसका आंसर यही मार्क कर लीजिए। उसके बाद उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपनी ईजियर उसके लिए, तो ये आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहला क्या करता है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, आपके अंदर एक भरोसा दिलाता है। भरोसा कैसे दिलाता है भाई, लिखित है, लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज मूड में आया तो ये कर दिया, कल मूड में आया तो वो कर दिया। अब जब आपका कोई दोस्त है, सुबह कुछ करता हो, शाम कुछ करता हो, तो आप उस पर भरोसा खो देते हैं। आप कहते हैं ना ही इज़ नॉट अ स्टेबल पर्सन, यू नो कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, सो आई सिंपली कांट ट्रस्ट हिम। तो ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे होता है जहाँ बात एक होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बात एक है, उसमें लिखित है, हम जानते हैं इवन इफ द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव टू अस, we feel very confident, we know that our constitution give us these things, so definitely हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो वो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है और एक कोऑर्डिनेशन, आसानी भी होती है हमें आसपास आपस में रहने में साथ में। तो और सेकेंडली क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कैसे सरकार बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कैसे बनेगा, एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन, किस तरीके के पावर लेके डिसीजन कौन कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी और कौन हमारे लिए फैसले लेगा। तीसरा, ऐसा नहीं है कि बस सारे यही बता दिया है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिटेशन लगाना ज़रूरी है। तो इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर भी वो लिमिट लगा सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके आंसर्स के पार्ट हैं यहाँ तक। चौथा क्या है, ये इट एक्सप्रेसेस द एक्सप्रेशन, वो लोगों की जो हम जैसा चाहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहें, उसको वो पूरा करता है, कुछ हद तक पूरा करता है। लिमिट्स भी डालता है गवर्नमेंट को, हमारे राइट्स भी बताता है। तो यहाँ से सवाल जो आपका बनता है कि व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू या वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसके वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऊपर आपसे आता है, आपका आ गया है। हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो नेसेसरली डेमोक्रेटिक हो ना हो कह नहीं सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबका होता है, पर वो वहाँ पर डेमोक्रेसी है कि नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लोग भी बनाते हैं लिखित रूप में, पर ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी वहाँ पे हो, वहाँ लोगों के पास पावर हो सरकार बनाने का और बदलने का, लेकिन लिखित तौर में उनके यहाँ रहता है कुछ जगह। लेकिन जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक होंगी उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों, ये लाइन स्टेटमेंट में एक पूछा सकता है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग सेटअप होता है हर कंट्री का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री के पास कुछ हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, लिखवा लेते हैं काफ़ी लोग ताकि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, कोई दिक्कत ना आने पाए। लेकिन जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के हाथ में पावर होता है, कैसे सरकार बनानी है, कैसे गिरानी है। तो लोगों की मर्ज़ी पे ही पूरी तरीके से निर्भर ना हो जाए, पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए, उसके लिखित तौर पे चीज़ें वहाँ पे पक्का रखी जाती हैं। तो डेमोक्रेसी में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया था, मतलब अपने अधीन कर लिया था, उससे वहाँ से फ़ायदा उठाता था। ऐसे केस में क्या हुआ था
कि उसके बाद जब उनको आज़ादी मिली अमेरिकन को ग्रेट ब्रिटेन के अंदर से, तो फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर वहाँ से उन्होंने अपने आप को अलग किया है ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से एक तरीके से ये एक प्रैक्टिस चल पड़ी और सबने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या किसी भी और तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लोग हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स में आए, चाहे आपके मेंस में आए। ये ज़रूर आता है कि कैसे बना, क्या हुआ, उसका कैसे क्या लीगल फ्रेमवर्क था, कौन बनाता था, क्या करता था। तो इससे सवाल आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बात मैं बता दे रही हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बगैर पढ़े आप आगे नहीं जा सकते। बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई किताब है ये, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत डेयरिंग बुक है। तो इसको ज़रूर पढ़िए, है ना, इसको ज़रूर पढ़िए, अपना बेस इसी से बनाइए। इनफैक्ट सक्सेस स्टार्ट करिए अपना बेस बनाना आप। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोस में नहीं बनाना चाहती। आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट बोर एंड स्टॉप वाचिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जैसे साउथ अफ्रीका का था, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं होता है, इट्स नेवर एन ईजी अफेयर, है ना। कुछ आसान नहीं होता कोई कानून, मतलब एक घर का कानून नहीं है, पापा ने कह दिया कि शाम के 5 बजे से नहीं निकलना तो सब अपने आप मान जाएंगे। इतना आसान नहीं होता है ना, पूरे कंट्री में जहाँ पे इतनी ज़्यादा वेरिएशंस है, मोज़ैक कल्चर है, और इतना आसान नहीं होता कानून बनाना का। अब उस वक्त क्या हुआ था, जब कानून बन रहा था, जब हिंदुस्तान में कानून बन रहा था, तो हम, एक लाइन देखो बड़ी अच्छी लिखी है इसमें, इसमें लिखा है कि फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीज़न। हमारा स्टेटस चेंज हो रहा था। मेरा तो, मैं तो मोटी इतनी लाइन हो रही ना कि वो ये हो जा रहा है, मे भी मेरा हाथ ही इतना वो हो रहा है। एनीवेज, तो वो हमारा स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट था। पहले हम एक सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का मतलब क्या था, गुलाम थे। उसके बाद हम सिटीज़न बन रहे थे। सिटीज़न अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस लाता है। जब हम बोलते हैं ना कि हम तो यहाँ के सिटीज़न हैं, तो अपने आप ऐसा लगता है कि हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। तो ये चीज़ जो थी ना, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब, ये लाइन देखो, ये वाली लाइन कितनी अच्छी है। हम उस टाइम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टेटस ऑफ सिटीज़न बन रहे थे, है ना। और द कंट्री वॉज, अभी पार्टीशन हुआ था, बहुत ही कम्युनल राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद ही हुआ था। तो बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हम भी बहुत परेशान थे, इंडिया के लोग भी परेशान थे, पाकिस्तान के लोग भी परेशान थे। 10 लाख लोग करीब करीब मारे गए थे, बहुत वायलेंस हुआ था। उसके अलावा क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ने रूलर्स पे छोड़ दिया था, जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो कि अब सॉरी, ब्रिटिशर्स ने कहा था प्रिंसली स्टेट से, अभी मैं आपको समझाती हूँ प्रिंसली स्टेट क्या है, घबराना नहीं, कि हमारे साथ रहना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो, या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो, या किसी के साथ नहीं रहना चाहते, ये तुम डिसाइड करोगे। तो प्रिंसली स्टेट को ऐसे आज़ादी का भी ऑप्शन रख रखा था उनके पास। अब इनको मिला के चलना, ये बड़ा ही हरक्यूलियन टास्क था, बहुत मुश्किल काम था इन सबको लेके चलना। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टन टास्क, यू नेवर नो कौन इसमें से अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो फिर जितना हम आज सिक्योर फील करें ना, उस वक्त बहुत डर था लोगों के अंदर, बहुत एनजाइटी थी उनके अंदर कि पता नहीं प्रेजेंट कैसा होगा और फ्यूचर कैसा होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैं आपको समझा दूँ कि प्रिंसली स्टेट क्या थे। देखो होता क्या था, जब अंग्रेज़ों ने जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनाए गए ना, तो 2 तरह के स्टेट थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और एक प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो थी जहाँ पे पूरे तरीके से ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कर रखा था, जैसे मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, ये सब चीज़ें थी। 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उस पर अंग्रेज़ पूरे तरीके से हावी रहते थे, उनका इंटरनल, उनका एक्सटर्नल मामला पूरे तरीके से ये देखा करते थे। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट से, जहाँ पे राजा लोग अपना रूल कर रहे थे, तो अपने इंटरनल मामले में तो वो देख रहे थे, इंटरनल मामले में तो वो अपना कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाहरी मामले जो थे, फॉरेन अफेयर्स या कुछ भी रहता था, सॉरी